नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। हम लोग वार्षिक करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे हैं। ये वार्षिक करंट अफेयर्स की क्लास तीसरे नंबर की है। ये करंट अफेयर की तीसरे नंबर की क्लास है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं। ऑनलाइन गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025। क्या प्रावधान किए गए हैं ऑनलाइन गेमिंग के बाद गेमिंग अधिनियम में? देखते हैं। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी 22 अगस्त 2025 को मिलने के बाद यह आधिकारिक रूप से कानून बन गया। लोकसभा ने इस विधेयक को 20 अगस्त तथा राज्यसभा ने 21 अगस्त 2025 को अपनी मंजूरी प्रदान की थी। कभी-कभी एग्जाम में डेट पूछ लेता है कि कब लोकसभा से कब पास हुआ, राज्यसभा से कब पास हुआ और राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली। तो आप डेट जरूर पढ़ेंगे, बार-बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। संसद और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक, जो अब कानून बन चुका है, भारत में इस क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। साथ ही यह लाखों युवाओं को वित्तीय जोखिमों से बचाएगा जो ऑनलाइन खेलों की आदत का शिकार हो रहे हैं। यह अधिनियम एक सुरक्षित डिजिटल भारत की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हमारे देश भारत में ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में बहुत सारे युवा बर्बाद हो रहे थे। लाखों रुपए खर्च कर देते थे, उनके ऊपर कर्जा भी हो जाता था, तब भी वो ऑनलाइन गेम खेलते थे। उनको लत लग जाती थी कि कब हम करोड़पति बन जाए, जैसे ड्रीम इलेवन, माई सर्किल, ये सब जो थे पैसे के लिए। करोड़पति कोई नहीं बन पाता था, लेकिन उससे लाखों युवा बर्बाद, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग जो है युवाओं को युवाओं की लत लग गई थी इस गेम को खेलने के लिए। सरकार का ये एक अच्छा कदम माना जा सकता है। आगे देखते हैं अधिनियम के क्या प्रावधान हैं। ऐसे सभी ऑनलाइन गेमों के विज्ञापन पर पूर्ण रोक लगेगी जिसमें पैसे लगाकर खेलना होता है। अब टीवी या अन्य प्लेटफॉर्म पर इन खेलों के विज्ञापन नहीं दिखेंगे। इनका विज्ञापन करने पर 2 वर्ष की कैद, कितने वर्ष की कैद? 2 वर्ष की कैद अथवा 50 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। एग्जाम में सीधा पूछ सकता है कि इस अधिनियम के प्रावधान में कितने वर्ष की सजा है और कितने लाख का जुर्माना है, तो आप जरूर याद रखेंगे। आगे देखते हैं। नियमों के उल्लंघन पर नियमों के उल्लंघन पर कंपनियों को 3 साल तक की कैद व 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। बार बार अपराध पर यह सजा 5 वर्ष तक की कैद और भारी जुर्माने में बदल जाएगी। आगे देखते हैं। भारतीय नागरिक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधान अधिनियम के तहत जांच पर लागू होंगे। अगला, यह कानून ई स्पोर्ट को देश में प्रतिस्पर्धी खेल के वैध के रूप में तैयार करेगा। ई स्पोर्ट के विकास के लिए प्रशिक्षण अकादमियां, अनुसंधान केंद्र, प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म स्थापित होंगे। आगे देखते हैं। सरकारी आंकड़ों सरकारी आंकड़ों के अनुसार रियल मनी गेमिंग के कारण भारतीयों को प्रत्येक वर्ष 15,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। कितने हजार करोड़ का? 15,000 करोड़ का नुकसान। अगला करंट अफेयर देखते हैं। खान एवं खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2025। संसद ने 19 अगस्त 2025 को खान एवं खनिज
विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025 पारित किया, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त 2025 को अपनी मंजूरी प्रदान की। यह अधिनियम इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट का नाम बदलकर राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट कर दिया गया। जरूर याद रखें किसका नाम बदलकर खनिज राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट कर दिया गया। अगला देखते हैं। 130वां 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 क्या है, देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में संविधान विधेयक 2025 पेश किया। कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है ये? 130वां। इस विधेयक के अनुसार यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री किसी गंभीर अपराध, न्यूनतम सजा 5 वर्ष, गंभीर अपराध हो या न्यूनतम सजा 5 वर्ष के आरोप में लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं, तो बिना दोष सिद्ध हुए उन्हें पद से हटाना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान अपने आप लागू हो जाएगा यदि 31वें दिन तक इस्तीफा या हटाने की कार्यवाही नहीं होती। यह कदम जवाबदेही और राजनीतिक विमर्श में बड़ा बदलाव दर्शाता है। 30 दिन बाद अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री अपने पद से नहीं हटता तो वह स्वतः ही हट जाएगा, मान लिया जाएगा कि उसका पद रिक्त हो गया। विधेयक में प्रस्ताव क्या है? यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 75, क्या है? अनुच्छेद 75, जिसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद दिया गया है, में संशोधन कर नया खंड उपखंड 5A जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा? 5A जोड़ेगा। यदि कोई मंत्री गंभीर अपराधों से 30 दिन लगातार हिरासत में है तो राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री की सलाह पर हटा देंगे। यदि प्रधानमंत्री 31वें दिन तक सलाह नहीं देते तो मंत्री स्वतः ही पदमुक्त हो जाएगा। यह नियम प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा। किस पर लागू होगा? प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा। उन्हें भी 31वें दिन इस्तीफा देना होगा, अन्यथा वह स्वतः पदमुक्त हो जाएंगे। विधेयक के प्रावधान के अनुसार रिहाई के बाद पुनर्नियुक्ति की अनुमति है। ये जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है ये कि पुनर्नियुक्ति की अनुमति है या नहीं है, तो आप बताएंगे पुनर्नियुक्ति की अनुमति है रिहाई के बाद, जेल में रहते हुए नहीं। अगला देखते हैं, फिजी के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। तो फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन है? पहले श्री सिटवेनी लिगाम मादा राबुका। आप राबुका से याद रखिएगा, राबुका से याद रखिएगा। कौन है? फिजी के प्रधानमंत्री राबुका। इनकी यात्रा भारत कब हुई? 24 से 26 अगस्त 2025 के बीच में हुई। डेट याद रखिएगा, कभी कभी डेट पूछ लेता है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों ने रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को लेकर 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। समझौता क्या क्या हुआ ये देख लेते हैं। फिजी के सुआ में, कहाँ पे? सुआ में 100 बिस्तरों वाला एक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल स्थापित करने और उसे चलाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। यह फिजी के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में एक बड़ा कदम उठाएगा। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है 100 बिस्तरों वाला एक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाने के लिए सुआ में? तो आप बताएंगे किससे? फिजी देश से। फिजी के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए भारत को धन्यवाद दिया। यह यात्रा दोनों देशों के बीच
सदियों पुरानी सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के संबंधों को और गहरा करने के साथ ही एक मजबूत राजनीतिक मजबूत साझेदारी की नींव रखती है। आगे देखते हैं। फिजी ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का पुरजोर समर्थन किया और 2028-29 के कार्यकाल के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में भारत की उम्मीदवारी के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया। आगे देखते हैं। जनजातीय 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 कार्य मंत्रालय का आदि कर्मयोगी अभियान। ये सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आदि कर्मयोगी अभियान किस मंत्रालय का द्वारा चलाया गया, तो कहेंगे आप जनजातीय कार्य मंत्रालय का। आदि कर्मयोगी अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 19 अगस्त 2025 को कब शुरू किया गया? 19 अगस्त 2025 को शुरू किया गया। भारत की जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने की यह एक ऐतिहासिक पहल है। आगे देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम माना जा रहा है, जिसका लक्ष्य है 1 लाख जनजाति प्रधान गांवों में 20 लाख परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ताओं को संगठित करना। यह अभियान विकसित भारत 1900 2047, भारत ने कब तक लक्ष्य रखा है भारत को विकसित करने का? 2047 की दृष्टि के अनुरूप जन केंद्रित और समावेशी विकास मॉडल की नींव रखता है। इस अभियान का मूल दृष्टि और दर्शन 3 आदर्शों सेवा, संकल्प और समर्पण पर आधारित है। यह सिद्धांत शासन की उस समावेशी भावना को प्रतिबंधित करते हैं जिसे सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास कहा गया। यह पहल जनजातीय गौरव वर्ष का केंद्रीय हिस्सा है, जो भारत की जनजातीय विरासत और भविष्य का उत्सव मनाता है। अभियान के उद्देश्य क्या क्या हैं? उत्तरदायी उत्तरदायी जन चालित शासन को सभी स्तरों पर बढ़ावा देना, गवर्नेंस, लैब कार्यशालाएं आयोजन कर राज्य से लेकर गांव स्तर तक अधिकारियों की क्षमता बढ़ाना, जनजातीय समुदाय के साथ मिलकर 1 लाख जनजातीय गांव विजन 2023 तैयार करना। इसमें लक्ष्य, निवेश और स्थानीय रणनीतियां निर्धारित हों। 30 राज्यों 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 550 जिलों में 20 लाख जनजातीय नेतृत्वकर्ताओं का नेटवर्क तैयार करना। आगे देखते हैं। बिहार बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दे दिया। राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया। बिहार के सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में से एक पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने अगस्त 2025 में औपचारिक रूप से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा प्रदान कर दिया। इस एक्सप्रेसवे का नाम क्या है? तो इस एक्सप्रेसवे का नाम है नेशनल एक्सप्रेसवे, मतलब NE9 घोषित किया। बिहार का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जो पूरी तरह राज्य की सीमाओं के भीतर बनेगा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य के भीतर, सीमा के भीतर पूरी तरह राज्य का एक्सप्रेसवे, पहला बिहार का एक्सप्रेसवे कौन है? तो आप बताएंगे नेशनल एक्सप्रेसवे 9, NE9। ये BPSC एग्जाम के लिए या AEDO एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है केरल। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित। केरल से ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए स्वयं को भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यह घोषणा डिजी केरल परियोजना के अंतर्गत पहले चरण की सफलता के बाद 21 अगस्त 2025 को की। केरल में डिजी केरल परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 2021 में। कब हुई थी? 2021 में पुल्लम पारा पंचायत से की गई थी। किस पंचायत से? पुल्लम पारा पंचायत से की गई थी, जो सरकार की
के स्मार्ट पहल से जुड़ा है। अगला देखते हैं, भारत ने ALMM के तहत 100 गीगावाट सौर पीवी निर्माण की उपलब्धि प्राप्त की। भारत की स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं का को एक बड़ा प्रोत्साहन मिला, क्योंकि देश ने आधिकारिक रूप से 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता हाल ही में प्राप्त कर ली है। यह उपलब्धि स्वीकृत मॉडल और निर्माता सूची के अंतर्गत दर्ज की गई। 2014 में यह क्षमता 2.3 गीगावाट थी, जो अब एक दशक कई गुना बढ़ी है। यह भारत की सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता और 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम है। सरकार का उद्देश्य केवल ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना ही नहीं, बल्कि वैश्विक सौर वैल्यू चेन में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित करना भी है। मात्र 4 वर्षों में यह क्षमता 12 गुना से अधिक बढ़कर 100 गीगावाट हो गई। स्वीकृत निर्माताओं की संख्या 2021 में 21 से बढ़कर 2025 में 100 हो गई, तो देश भर में 123 इकाइयों का संचालन कर रहे हैं। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश में ग्रीन फील्ड हाईवे के निर्माण की घोषणा। 23 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में ग्रीन फील्ड हाईवे के साथ ही 4 बाघ अभ्यारण्यों को जोड़ने वाले 5500 करोड़ रुपए के 4 लेन वाले कॉरिडोर की घोषणा की। भोपाल भोपाल और जबलपुर के बीच 15,000 करोड़ रुपए से 255 किलोमीटर लंबी ग्रीन फील्ड हाईवे बनाया जाएगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 255 किलोमीटर लंबी ग्रीन फील्ड हाईवे किस शहर के बीच में बनाया जा रहा है, तो बताएंगे भोपाल और जबलपुर के बीच में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जबलपुर में राज्य के सबसे लंबे 7 किलोमीटर सिंगल स्पान केबल स्टे ब्रिज वाले फ्लाईओवर का भी उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? जबलपुर में किया। टाइगर कॉरिडोर जो बन रहा है, वो कौन कौन से कॉरिडोर टाइगर रिजर्व से गुजरेगा? कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व और पेंच अभ्यारण्यों को जोड़ेगा। अगला देखते हैं, मराठा मराठा सैन्य परिदृश्य यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। मराठा शासकों की किलेबंदी प्रणाली को दर्शाने वाले मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जुलाई 2025 में शामिल किया गया। इस मराठा सैन्य प्रदेश में मराठा शासकों द्वारा 17वीं या 19वीं शताब्दी के बीच निर्मित महाराष्ट्र का तालहेर किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़, खंडेरी किला, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला किला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग तथा तमिलनाडु का जिंजी किला शामिल है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इन सभी के कुछ किले देकर पूछ सकता है कि मराठा की जो विरासत में शामिल हुआ है उसमें कौन सा किला शामिल नहीं है, तो कोई दूसरा किला दे देगा, तो पूछ लेगा कि कौन सा शामिल नहीं है, या पूछ लेगा कौन सा शामिल है, इसमें दे सकता है। 2-4 किले दे दे, एक नहीं दे तो उसमें आपको अगर बार बार पढ़ लेंगे किले तो आपको याद हो जाएगा। इसमें से जो लगभग 12 किले शामिल किए गए हैं, 12 किलों में 11 किले जो है वो महाराष्ट्र में है, बाकी एक किला तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में जिंजी का किला है। कौन सा किला है? जिंजी का किला। किस शताब्दी की है? 17वीं व 19वीं शताब्दी की। आगे देखते हैं, यह विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का निर्णय इन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का निर्णय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की पेरिस फ्रांस में 6 से 16 जुलाई 2025 को संपन्न 47वें सत्र की बैठक में लिया गया। कभी कभी एग्जाम में 47 के स्थान पर 46 कर देगा, और अगर आप पढ़े नहीं हैं तो आप प्रश्न गलत कर देंगे।
आगे देखते हैं। इन मराठा किलों के शामिल होने के बाद यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भारतीय धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 44 हो गई। कितनी हो गई? 44 हो गई। मराठा सैन्य परिदृश्य में 12 किलों को एक ही स्थल के रूप में सूची में शामिल किया गया है। ऐसा नहीं कि 12 नाम दिए गए, उनको 12 को मिलाकर एक ही स्थल के नाम से शामिल किया गया है। इनमें 36 स्थल सांस्कृतिक स्थलों की श्रेणी में, 7 प्राकृतिक स्थलों की श्रेणी में और एक मिश्रित स्थल है। मराठा के जो 12 किले हैं उनका नाम दिया गया, देखिए। रायगढ़ का किला कहाँ है? रायगढ़ में है, महाराष्ट्र में। राजगढ़ पुणे में है, महाराष्ट्र में। शिवनेरी किला पुणे में। प्रतापगढ़ का किला सतारा में। पन्हाला का किला कोल्हापुर में। विजयदुर्ग सिंधुदुर्ग में। लोहागढ़ का किला पुणे में। सालहर का किला नासिक में। सिंधुदुर्ग में। स्वर्णदुर्ग रत्नगिरी में। खंडेरी का किला रायगढ़ में। और जिंजी का किला कहाँ है? बिल्लुपुर तमिलनाडु में। अगला देखते हैं। बैराबी सैरांग रेलवे लाइन उद्घाटन के साथ आइजोल भारतीय रेल नक्शे से जुड़ा। तो आइजोल किसकी राजधानी है? आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर 2025 को मिजोरम के बैराबी सैरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया, जिससे राज्य की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेल नक्शे से जुड़ गई। इस रेल मार्ग में कुल 48 सुरंगें, 12.8 किलोमीटर, 55 बड़े और 87 छोटे पुल बने हैं। पुलों में से एक पुल 196 की ऊंचाई, इसका नाम है, पुल की नाम क्या है? संख्या 196। उसकी ऊंचाई कितना है? 104 मीटर, जो दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। इस परियोजना से मिजोरम को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के साथ साथ पूर्वोत्तर में व्यापार और पर्यटन को भी नया आयाम मिलने की उम्मीद है। 51.38 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना केंद्र की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उत्तर पूर्व में संपर्क और आर्थिक एकीकरण को मजबूत करना। यह नई लाइन आइजोल को असम के सिलचर वहां से पूरे देश में जोड़े देगी। अगला है। डीप ओशन मिशन के तहत भारत की सबसे गहरी मानव गोताखोरी। भारत ने महासागर की गहराइयों की खोज में नया इतिहास रच दिया। डीप ओशन मिशन के तहत एक भारतीय एक्वानॉट जल सैनिक ने उत्तर अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की गहराई तक गोता लगाया, जो अब तक की भारत की सबसे गहरी मानव गोताखोरी है। फ्रांस के सहयोग से संपन्न यह उपलब्धि भारत के उन्नत गहरे समुद्री प्रौद्योगिकी निर्माण, संसाधन उपयोग और वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 5 और 6 अगस्त 2025 को फ्रांसीसी सबमर्सिबल नाटिल से ये गोताखोरियां की गई, जिसमें भारत के डॉक्टर राजू रमेश वैज्ञानिक ने 5 अगस्त को 4025 मीटर गहराई तक गोताखोरी की। वहीं भारत के दूसरे एक्वानॉट जतिंदर पाल सिंह, नाम याद रखिएगा, जतिंदर पाल सिंह और डॉक्टर राजू रमेश, सेवानिवृत्त नौसेना कमांडर ने 6 अगस्त को 5002 मीटर तक जाकर नया रिकॉर्ड बनाया। कौन बनाया? जतिंदर पाल सिंह। इस उपलब्धि के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जो गहरे समुद्र में मानव युक्त अभियान चला सकते हैं। आगे देखते हैं। मत्स्य 6000 मत्स्य 6000 नामक मानव युक्त सब मर्सिबल 6000 मीटर की गहराई तक जाने के लिए विकसित की गई। इसका परीक्षण दिसंबर 2027 तक होने की संभावना है। यह भारत की पहली स्वयं संचालित मानव युक्त पनडुब्बी है। इसे गोलाकार आकार में टाइटेनियम मिश्र धातु से बनाया गया है और 3 एक्वानॉट को 12 घंटे तक
समुद्र के अंदर ले जा सकते हैं तथा आपात स्थिति में उन्हें 96 घंटे तक जीवित रखने की क्षमता रखती है। इस उपलब्धि से भारत अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन जैसे देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। करंट के बाद करंट से संबंधित कुछ फैक्ट को हम देखेंगे। जैसे आर्टिकल 74 एक में क्या कह रहा है? राष्ट्रपति की सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74(2) में क्या कह रहा है? किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि राष्ट्रपति को क्या सलाह दी। मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, ये किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है। 75(1) में क्या है? अनुच्छेद 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। एग्जाम में आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है, तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। 75(1) का मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 75(2) में क्या है? अनुच्छेद 75(2) में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। 75(3) में क्या है? अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये सारे जो अनुच्छेद हम पढ़ाए हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला फैक्ट देखते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार में कांवर झील बेगूसराय में है। ये बिहार की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। गोगाबिल झील कटिहार में है और मनेर झील पटना में है। अगला देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। तो मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का टाइगर स्टेट। इसमें कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं मध्य प्रदेश में? पहला है कान्हा टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश का पहला है। और यहाँ पर एशियाई बारहसिंघा पाए जाते हैं। सर्वाधिक एशियाई बारहसिंघा कहाँ पाए जाते हैं? कान्हा टाइगर रिजर्व में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व को मोगली लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोगली लैंड। एग्जाम में पूछ सकता है कि मोगली लैंड किस टाइगर रिजर्व को कहते हैं, आप बताएंगे पेंच टाइगर रिजर्व को। आगे देखते हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय ढुबरी टाइगर रिजर्व, छठा है पन्ना टाइगर रिजर्व और सातवां है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये नवीनतम टाइगर रिजर्व है, 2023 में इसकी घोषणा की गई है। अगला देखते हैं मिजोरम का उपनाम क्या है? मिजोरम का उपनाम है लैंड ऑफ हिल पीपल। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। मराठा और अंग्रेज, मराठा और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ उसको हम देखते हैं। पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1975 से 1982 में। इसमें मराठा विजयी हुए। सालबाई की संधि कब हुआ? 1782 में। पहला आंग्ल मराठा कब हुआ? 1775 1782 में। और सालबाई की संधि के द्वारा 1782 में जब सालबाई की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ। इसी में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि अंग्रेजों और मराठों के बीच बड़गांव की लड़ाई कब हुई? 1779 में। या सीधा कह सकते हैं बड़गांव की लड़ाई किन के बीच हुई? अंग्रेजों और मराठों के बीच। कब हुई? 1779 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1803 से 1805 में। बेसिन की संधि कब हुई? 1802 में। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच हुआ। मराठा साम्राज्य युद्ध से मराठा साम्राज्य का अंत हुआ और कौन विजयी हुआ? अंग्रेज विजयी हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए थे। कोरेगांव की लड़ाई हुई
1818 में। कोरेगांव की लड़ाई कब हुई? 1818 में। ये तीनों युद्ध आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप लोग ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए। मैं ऐसे ही अच्छा वीडियो करंट के या और भी चीज़ों का लाता रहूँगा। चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।